फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो देखते हैं 48 घंटे में ईरान का गेम ओवर, वीकली अपडेट, वायरल बात। तो चलो देखें। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको डिटेल में पता करना है कि कैसे यूएस का पायलट जो है कैसे उसको वहाँ से रेस्क्यू करके निकाला, कैसे ऑपरेशन था, जो लेटेस्ट अभी तक पता चला था, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी अमेरिकन देसी टीवी में, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसके बाद और जैसे जैसे और डिटेल्स में पता चलता है और कोई न्यूज़ आती है तो उसके बारे में भी आपको न्यूज़ जो है फैक्ट बेस, विदाउट मिर्च मसाला। अगर आपको वो नीचे जो आपको प्रोपोगेंडा के इधर निकाले, कभी उधर करे, कभी उधर करे, सिर्फ डेटा, मतलब शांति से आप देखोगे, आपका ब्लड प्रेशर नहीं हाई होगा। मेरा तो कई लोगों के वीडियोस देखे ना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और इतना वो दिमाग खराब होता है। यार कुछ तो सोच के बोल लो यार, कितना बेवकूफ बनाओगे व्यूज के चक्कर में, कितना मसाला डालोगे, कहाँ से लेके आते हो और बातों को कैसे ट्विस्ट करके बोलते हैं, वो तो हमें चालाकी पता भी नहीं, हम तो वो बोल में सोच भी नहीं सकते। हमारा कोई एजेंडा नहीं है अब बिलियन क्या बोलते हैं व्यूज का, ना हमें व्यूज का चक्कर है, ना हमें है कि भैया हमने कोई एंटी यूएसए सेंटिमेंट करना है या एंटी किसी और का सेंटिमेंट करना है या एंटी इंडियन सेंटिमेंट करना है। जो न्यूज आ रही है उसको तो आप शांति से सुनोगे और शांति से उनका अच्छा ये हुआ है, फिर आप अपने आप सोचो कि ठीक है नहीं है, क्या हुआ, अच्छा हुआ, बुरा, वो आपके ऊपर है। वो सिर्फ बताएगा कि हुआ क्या है, क्या बातचीत क्या चल रही है, बस ये होगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है ना कि हमजा अली मजारी के कैरेक्टर को ना बहुत ज्यादा ओवर हाइप किया गया। ठीक है, जासूसी करके वो वापस आ गया इंडिया, लेकिन पाकिस्तान की धरती पर कदम रखने वाले महानतम इंसान हमेशा तारा सिंह ही रहेंगे। मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। हमजा का असली नाम जस्सी था, नाम चेंज करके उसे पाकिस्तान जाना पड़ा, और तारा सिंह बिल्कुल आधार कार्ड वाला नाम लेकर पाकिस्तान में घुसा। दुश्मनों को पूछो तारा सिंह कौन है। हमजा बिना गवर्नमेंट की मदद से जा भी नहीं सकता था, लेकिन तारा सिंह अपने दम पर जाते हैं और अपने ही दम पर वापस आते हैं। हमजा यहाँ से दुबई, दुबई से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा, और तारा सिंह वाघा बॉर्डर से सीधा डायरेक्टली लाहौर पहुंचे। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? हमजा पाकिस्तान में एक छोटे मोटे पॉलिटिशियन को पटाता है, और तारा सिंह डायरेक्ट लाहौर के मेयर की लड़की को पटाते हैं, बिना अपना नाम, पहचान और धर्म बदले। और एंड में हमजा को वापस आने में फिर से गवर्नमेंट की मदद लगती है, लेकिन तारा सिंह खुद वापस आते हैं, वो भी पाकिस्तान का उखाड़ के। अब आप लोग बताओ, हमजा ज्यादा महान या तारा सिंह? टफ क्वेश्चन। हाय नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रौनक। तारा सिंह और हमजा के बीच जो हमने कंपैरिजन किया वो बिल्कुल मजाक था। हम कोई नेता थोड़ी ना है जो लोगों का कंपैरिजन करके उनके बीच फूट डाले। हमारे लिए तो तारा सिंह भी अपना और जस्सी भी अपना है कि नहीं, और आप भी अपने हो। ये बताने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं शो शुरू करता हूँ। एक्शन! पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा की मौत हो गई है। इस डेथ की वजह बाथरूम में फिसलने को बताया जा रहा है। धुरंधर देखने के बाद कोई यकीन करने को तैयार ही नहीं। सबको लग रहा है कि ये सच्ची में हुई है। और जमाली तो अभी भी पाकिस्तान में ही। रियल लाइफ में भी पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर। ओ भाई रुक जाओ, सच्ची में डेथ हो गई है क्या? हमने तो ये सुना था ना कि बाथरूम से फिसल के चोट लगी है कहीं पे, थोड़ी सी कोई छोटी सी न्यूज़ थी। हाँ मेरे ख्याल से यूएसए चला गया था कि कहाँ गया, यूके चला गया था, पता नहीं यूएसए गया कि यूके, पर मुझे नहीं पता सच्ची में हो गई है। ओ चलिए, अच्छा कि भाई साहब क्या बताऊं, डीमोनेटाइजेशन के बेनिफिट्स भी लोगों को पता चल गए। अब लोग पता आदित्य धर से क्या बोल रहे हैं सर एक काम करो, आप धुरंधर 3, 4 और 5 भी बना दो, ताकि हम सबको स्टार्टअप इंडिया, फिट इंडिया और स्मार्ट सिटीज वाली स्कीम्स का बेनिफिट भी समझ में आए। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। आदित्य धर की पीक डिटेलिंग अब सिनेमा से निकलकर क्रिकेट में भी आ गई है दोस्तों। इस हफ्ते चेन्नई और राजस्थान का मैच हुआ, जहां पर जड्डू ने सीएसके के 2 विकेट लिए, गोली वाला एक्शन भी किया, और सीएसके फैंस ने सोशल मीडिया पर जड्डू से पूछा, घर की याद तुझे नहीं आई जड्डू? वैसे धुरंधर मूवी, ईरान और यूएस की वॉर और अननोन गनमैन के मिशंस के बारे में हमने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में बात की लकी बेस्ट के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इस पॉडकास्ट को मिस नहीं कर सकते, बहुत सारी तगड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और सुन के मजा आ जाएगा। इसे आप स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया इस समय 2026 में आ चुकी है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी 2025 में जी रही है, बिल्कुल वैसे ही खेल रही है। पूरी दुनिया भले ही बम गोले मार रही हो एक दूसरे के ऊपर, लेकिन सीएसके वाले अभी भी खूब सारी डॉट बॉल्स खेल के पेड़ लगा रहे हैं। एनवायरनमेंट की चिंता सिर्फ चेन्नई को। धोनी आईपीएल के शुरू में ही इंजर्ड हो गए दोस्तों, इससे धोनी के फैंस बहुत ज्यादा दुखी हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा पैर ले जाओ थला, मुझे अपने पैर की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि
दिल्ली वालों को दिल्ली कैपिटल्स को नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो पेड़ सीएसके लगा रही है उसी वजह से तो दिल्ली का एक्यूआई कंट्रोल में, वरना 1000 पार होता नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जैसे बारिश होने की वजह से दिल्ली में फिलहाल एक्यूआई 100 से भी good. कम है। अच्छा इतना कम एक्यूआई देखकर मेरे फेफड़े खुद बाहर आ गए मेरे शरीर से। तो मेरा कॉलर पकड़कर पूछ रहे कि सच्ची बता भाई दिल्ली से शिफ्ट हो गया ना? मैंने कहा नहीं भाई मैं अभी भी दिल्ली में हूँ। फिर फेफड़े बोले, क्या बोले? अच्छा खबर आई है कि एक नया कोविड वेरिएंट डिटेक्ट चाइना में, जो कि तेजी से फैल रहा है। बाकी अब की बार वो फैल के तो दिखाया मेरे को, मैं रेडी हूँ भाई साहब। मैंने कैमरा भी ले लिया है, अच्छा माइक भी मंगवा लिया है और रिंग लाइट भी ले ली है। लॉकडाउन की तैयारी हमारी की। आई एम अ राइडर प्रोवाइडर पे मुंह से पिचकारी मारती हुई रील भी बनाऊंगा, वैसे फेमस हो जाऊंगा। मस्त जोक मारा। अच्छा इस बीच मार्केट और रुपए दोनों का फ्री फॉल जारी है। 1 अप्रैल को मार्केट उठी तो लोग खुश हो गए, लेकिन फिर उनको पता चला कि मार्केट ने उनका अप्रैल फूल बना दिया। अच्छा इंडिगो ने विलियम वॉल्श को सीईओ बना दिया अपनी कंपनी। कई लोग कह रहे हैं कि किसी इंडियन को क्यों नहीं बनाया। क्या बात कर रहे हो, इंडिया वाले बाहर देश में सीईओ बन रहे हैं, उनके वालों को कहीं ना कहीं तो लगाया जाएगा ना, वरना देयर इज अ डिफरेंस। जो बाहर बने दे आर अमेरिकन्स, या और आपका बंदा इंडियन नहीं है, दैट्स अ डिफरेंस। या दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो बाहर बने हुए हैं दे आर अमेरिकन्स, या ओके, बट आपका बंदा जो है इंडियन नहीं है। प्रॉब्लम ये है। डिफरेंस है। सर क्या बात है सर। इंडिया के टेनिस स्टार लिएंडर पेस ने बीजेपी ज्वाइन की। हालांकि बीजेपी पर अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि वो पुराने पाप धोने वाली वॉशिंग मशीन, लेकिन लिएंडर पेस ने एक फिल्म करी थी राजधानी एक्सप्रेस, उसमें जो उन्होंने एक्टिंग की थी वो पाप तो बीजेपी ज्वाइन करके भी नहीं धुले। मेरी औकात पूछते रहे, पूछ मेरी औकात। मुंबई लेकर चलते हैं आपको। मुंबई वालों ने कोस्टल रोड पर एक पैच बनाया था रोड के ऊपर, आवाज जिसमें आ जब रहा है। गाड़ी दौड़ती थी तो जय हो ये गाना बजता था। क्या हुआ, खराब कर दी क्या सड़क? फिर उस वक्त तो इसको बेहतरीन इनोवेशन बताया गया, लेकिन अब आसपास के लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, आवाज आ रही है, इसको बंद किया जाए। अब बताया जा रहा है कि उस पैच को, उस रोड को रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बैरिकेड कर दिया जाए, यानी बंद हो, ताकि उसमें कोई गाड़ी ना दौड़ सके। हद कोई सेंसर पर तो मानना पड़ेगा अथॉरिटीज को। प्रॉब्लम थी नहीं, प्रॉब्लम बनाई गई और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्रेडिट भी लिया जाए, वो भी एक और प्रॉब्लम खड़ी करके। कैसे कैसे लोग मतलब सड़क पे राघव चड्ढा की भी बात कर लेते हैं। इन्होंने पार्लियामेंट में पैटर्निटी लीव का मुद्दा उठाया था, जो कि एक बार फिर से वो मुद्दा भी वायरल हो गया, वो भी वायरल हो गया। मतलब जिस हिसाब से राघव चड्ढा जनता के लिए मुद्दे उठा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वो ये बोलेंगे कि धुरंधर बहुत लंबी है, 2 इंटरवल होना चाहिए। जैसे राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में डेप्यूटी लीडर पोस्ट से हटा दिए गए हैं, तो ये तो भाई होना ही था। काहे का सरप्राइज है भाई इसमें? मतलब जब ऑफिस में जूनियर एम्प्लॉय सीनियर एम्प्लॉय से ज्यादा फेमस हो जाए तो सीनियर वाले सारे मिलकर उस जूनियर को तो हटा ही देते हैं। नासा ने आर्टेमिस 2 लॉन्च किया है दोस्तों। 50 साल में ये पहला क्रू मून मिशन है। ये लोग 10 दिन के लिए चांद के आसपास चक्कर लगाकर वापिस आ जाएंगे। टू चेक लॉट ऑफ स्टफ। अमेरिका वाले भी देखो चांद पे चले जाते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मोन जाएंगे अभी। You are a rude, terrible person. जैसे डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन खुलवाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। क्या बात करते हो चाचा, तुम्हारी ये जो भांग मस्ती है ना, उससे पहले स्टेट ऑफ इंडिया को हॉर्मोन करना खुलवाई पड़ेगा। तुमने बंद करवाया, अब जिम्मेदारी किसकी होगी खुलवाने? इंडिया की। बोलो बोलो टेल उधर इजराइल वाले कह रहे हैं कि अमेरिका जो ईरान पर ग्राउंड इन्वेजन करेगी वो अकेली करेगी, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। क्या बोले तूने? क्या बात है, वाह शम्मी वाह। मतलब पहले यूएस प्रेसिडेंट साहब हमारे साथ आके लड़ो, और जब यूएस प्रेसिडेंट लड़ रहे हैं तो बीबी नेतन्याहू कह रहे हैं अकेले लड़ो। बड़ा हरामी हो। अच्छा कई लोगों को अजीब लग रहा है बड़ा सुनने में कि इजराइल वाले जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने एकदम बिछ गए थे, लौट गए थे कि आओ हमें बचा लो और ईरान पर अटैक कर दो। पिछले साल तेल अवीव की सड़कों पर ऐसे बिलबोर्ड भी लगे दिखाई थी जहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए लिख रखा था उन्होंने, मिस्टर प्रेसिडेंट फिनिश द जॉब, यानी प्रेसिडेंट साहब काम को खत्म कीजिए। अब ये बात ईरान को लेकर कही गई थी, तब इजराइल चाहता था कि ईरान पर अमेरिकी सरकार हमला करे, क्योंकि इजराइल को ये बात पता थी कि ईरान अकेले इजराइल के बस का तो नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया भी, पिछले साल भी किया और अब 1 महीने से तो कर ही रहे। लेकिन अचानक से जब युद्ध अगले पड़ाव पर पहुंच चुका है और कहा जा रहा है कि अमेरिका ग्राउंड ट्रूप ईरान में उतारेगा, तो इजराइल पीछे हट रहा है और कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका अकेले जाए, हम अपनी सेना ग्राउंड पर नहीं, रीजन कुछ और लोगों को है। ये बात हजम ही नहीं हो रही। लोग पूछे कि भाई लड़ाई तो तुम्हारी थी, अमेरिका तो बस हेल्प करने आया था, अब अमेरिका ने उंगली पकड़ाई तो तुमने हाथ पकड़ लिया, खुद काहे नहीं लड़ रहे? इजराइल क्यों नहीं लड़ रहा है, हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। ऐसा नहीं है कि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान की हार हो, इसमें सबसे ज्यादा फायदा इजराइल का ही होगा, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको टाइम देना चाहिए। वो खुद बिजी है वहाँ पे। इस दशक की सबसे बड़ी लड़ाई की अगर बात करी जाए तो हमास और इजराइल के बीच की लड़ाई ही होगी। हालांकि इजराइल बीते कई दशकों से फिलिस्तीन से लड़ रहा है, लेकिन गाजा पट्टी पर एक्स्ट्रा काम उसने 2019-20 के बाद से ही शुरू कर दिया था।
फिर 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने हमला किया तो उसके बाद कई गुना ज्यादा हमले इजराइल ने बढ़ा दिए। अब जंग होती है दो तरफा होती है, जैसे अभी ईरान अमेरिका और इजराइल के बीच वॉर चल रही है। कभी कोई किसी का नुकसान कर रहा है, कभी कोई किसी का नुकसान कर रहा है, लेकिन हमास और इजराइल की लड़ाई तो पूरी तरह एक तरफा थी, वन साइडेड। इस लड़ाई में हमास कहीं दिखाई भी नहीं देता था। इजराइल ने गाजा का जो हाल किया सबने देखा, लेकिन इसके बदले में हमास इजराइल को छू भी नहीं पाया। हमास के रॉकेट इजराइल पहुंचने से पहले हवा में इंटरसेप्ट कर लिए जाते हैं। ऐसे विजुअल्स देखकर दुनिया की जनता हैरान हो जाती थी और इजराइल के आयरन डोम का लोहा मानती थी। इजराइल के डिफेंस सिस्टम की तारीफ दुनिया भर के न्यूज़पेपर हर महीने दर्जन भर आर्टिकल उसमें लिखते थे और इतनी तारीफ होती थी इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और तारीफ इंडिया में होती होगी। दोस्तों अगर आप मोसाद के ऑपरेशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी यूनिवर्सिटी में जाएं तो मोसाद ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल है। यहाँ पे हमेशा बताते थे कि आयरन डोम की रेंज कितनी है, जिनके सारे वेपन्स की कितनी रेंज है। दे वर ऑलवेज टेलिंग अस कि कहाँ छोटे इंटरसेप्ट होते हैं, कहाँ नहीं होते। सो दे नो कि उनका अपना सिस्टम है, उसके लिमिट्स है। ऐसे ऐसे ऑपरेशन इन्होंने कर डाले कि लगता ही नहीं था कि रियल लाइफ ऑपरेशन, ऐसा मालूम देता था जैसे नेटफ्लिक्स की किसी फिल्म की स्क्रिप्ट हो। ऐसा ही एक ऑपरेशन मोसाद ने दिसंबर 2024 में किया। हिजबुल्लाह कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल पर नहीं, वो पेजर पर डिपेंड करते थे, उसी से कम्युनिकेट करते थे ताकि उनकी सिक्योरिटी और लोकेशन किसी को पता न चल सके। ये बात मोसाद को पता थी। उन्होंने 10 साल लगाए, प्लानिंग करी, इन पेजर की सप्लाई चेन में घुसपैठ लगाई और हिजबुल्लाह को एक्सप्लोसिव से लगे हुए पेजर सप्लाई कर दिए। इन पेजर्स में बैटरी के बगल में एक्सप्लोसिव लगा हुआ है। ऐसे 5000 पेजर डिवाइसेस हिजबुल्लाह के लोगों तक पहुंच गए और फिर एक कोड मैसेज के जरिए इन सब में एक साथ बूम। ये सब ईरान में ही हुआ था ना, ईरान के अंदर अलग अलग जगह पे ब्लास्ट हुए थे ना, पिक्चर के ईरान में ही थे, लेबनान में हुआ था ये। हिजबुल्लाह तो इनके लीडर्स भी तो थे कहीं जो ईरान में भी। धुआं हो चुका है दोस्तों। जो कुछ भी हुआ है उससे डोनाल्ड ट्रंप के परसेप्शन को भी इतना धक्का नहीं पहुंचा जितना इजराइल को पहुंचा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का बड़बुलापन सभी जानते थे, लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम पर, उनकी सेना पर सबको भरोसा था। इसलिए जब पिछले साल 12 दिन की लड़ाई हुई और उसमें ईरान के खिलाफ साथ आने के लिए इजराइल ने बार बार अमेरिका के हाथ जोड़े तो लोगों को लगा कि ईरान जैसे देश के सामने तो इजराइल अकेले भारी पड़ेगा। उनकी टेक्नोलॉजी मिडिल ईस्ट में सबसे उन्नत है, 2-3 फ्रंट पर तो इजराइल अकेले लड़ाई लड़ता है, तो ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ आखिर उसे क्यों चाहिए। लेकिन पिछले साल के 12 दिन और अभी 1 महीने से जो वॉर चल रही है उसमें लोगों को पता चल गया कि वाकई में अगर अमेरिका ना होता तो अभी तक इजराइल की बैंड बज चुकी होती। इसके 2 वजह, बारी बारी से दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक इजराइल का जो परसेप्शन बना था दोस्तों, वो मॉडर्न दुनिया के हमास, हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में ही देखा गया। उनके रॉकेट इंटरसेप्ट कर लिए जाते थे, हवा में इनके रॉकेट जब तबाह होते थे तो बेहतरीन स्पेक्टिकल बनता था और उसको देखकर लगता था कि इजराइल का आयरन डोम तो अभेद है। लेकिन याद रखिए, हमास, हुती और हिजबुल्लाह संगठन थे, इनकी अपनी कोई मिलिट्री नहीं है। बस इनको जो फंडिंग आती थी उसके हथियार से ये लोग इजराइल को परेशान करने की कोशिश करते। ये शायद इनको भी पता था कि वो इजराइल को कभी हरा नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ ईरान है जो कि कोई संगठन नहीं बल्कि इसराइल इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान ने जो फायर किए 2 मिसाइल्स वो गिर गए इसराइल में। लोग ज़्यादा सिर्फ इंजरी हुए हैं, मरा नहीं कोई नहीं है। मगर क्वेश्चन है इंटरसेप्ट क्यों नहीं हुए, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि उसका रेट है 90% का है, 10% यू कांट इंटरसेप्ट, तो वही 10% में से ये हैं। और ईरान का बोलना है कि उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ की है विच इज़ बोगस। मिलिट्री पावर है, नेवी है, एयरफोर्स है और बैलिस्टिक मिसाइल्स का बेहतरीन सिस्टम है जो कि उनके सैंक्शन लगने के बावजूद भी उन्होंने बनाया और ऐसा बनाया कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम उनके सामने फेल हो गए। पिछले 1 दशक में कायदे से इजराइल का पहला बड़ा टेस्ट था जिसमें वो फेल हो गया है और अचानक से उनकी जो दशकों की परसेप्शन थी वो खराब हो गई। वेल, इस लड़ाई में इजराइल हज़ारों में से अगर 2 इंटरसेप्ट नहीं कर पाए डजंट मैटर, 10% वी ऑलरेडी नो कि इट इज़ नॉट ईजी। बार बार इसराइल भी समझाता है कि 90% इंटरसेप्ट कर सकते हैं, 10% नहीं होंगे इंटरसेप्ट। हार की एक और वजह है, वो है ईरान की प्रिपरेशन यानी तैयारी। ईरान पिछले साल से लड़ाई में आया दोस्तों, जबकि इजराइल पिछले कई सालों से डिफरेंट फ्रंट पर लगातार लड़ाइयां लड़ रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर का एक कोट वायरल हो रहा है जहां पर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि इजराइल की मिलिट्री कोलैप्स कर सकती है। जमीर ने ये बात इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री नेतन्याहू और कई सारे मिनिस्टर्स को बताई है कि इजराइल की आर्मी 7 अक्टूबर 2023 के बाद से लगातार लड़ाई लड़ रही है और अब उनके पास मैन पावर शॉर्टेज होने लगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इजराइल की आर्मी कोलैप्स भी कर सकती है। ये खबर आने के बाद अगली खबर ये सामने आई कि अगर अमेरिका ईरान में ग्राउंड, खबर तो ये भी आ रही है कि ईरान जो है चाइल्ड सोल्जर्स यूज कर रहा है, उनको कर रहा है। तो वो भी अमेरिकन देसी टीवी में जाके देखा करो, वहां पे आपको मिलेंगी न्यूज़। इजराइल की सेना इसमें पार्टिसिपेट नहीं करी और अगर आप इन दोनों खबरों को मिलाकर एक साथ देखें तो बिल्कुल परफेक्टली सेंस बनाती है कि इजराइल सिर्फ सेना के लिहाज से नहीं, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी अपने आप को अकेला खड़ा देख रहा है। एक अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो कोई और देश इस वक्त उसके साथ आने को तैयार नहीं। उसके ट्रेडिशनल एलाय स्पेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे मुल्क बड़ी दुख की बात है। फिर डरते हैं, क्यों इंडिया क्यों नहीं आता? खुद अपना कर नहीं सकते, दूसरे का क्या करेंगे।
हमें आना चाहिए, इंडिया को आना चाहिए साथ में। मैं तो यूरोप की बात कर रहा हूँ, यूरोप तो बिल्कुल, मैं तो Major देखे डरा हुआ है वो तो। वो तो भैया उससे पता चलता है कितना सेल्फिश हो डरपोक रहा निकला वो है। तो, मुझे तो लगता है अपने पे, भैया हमारा कुछ हो रहा है तो तुम आ जाना, Correct. पर तुम्हारा हो रहा है तो हम तो नहीं आ बहुत सकते। डरपोक है। इतना कि भैया एयर स्पेस नहीं दे रहे हो, एयर बेसिस जिसमें इन्वेस्ट किया हुआ है यूएसए ने उसमें भी बना कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली दैट सालों इज बाद वेरी यूरोप जो है शॉकिंग। काफी मतलब इससे मैं तो कह रहा हूँ डरपोक टाइमली बन गया। फैशन पे पता चल गया या। कि ये क्या करेंगे कल को अगर जरूरत पड़ी है, तो कुछ भी नहीं कर सकते, इतनी छोटी से टाइम नहीं कर तभी पाए। रशिया इनको आंखें दिखाता है क्योंकि इनमें खुद दम नहीं बचा। रशिया को पता है, रशिया को पहले ही पता था कि यूएसए के बल पर हैं ये सब। Correct, that's it. बिल्कुल वो तो है ही। गाजा में पिछले 2-3 सालों में जो भी इजराइल ने किया उसकी वजह से अपनी ही पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर फिलिस्तीन को बतौर राष्ट्र मान्यता भी वो दे चुके हैं। ये काम फ्रांस और ब्रिटेन की सरकारों ने पिछले साल किया था। बेंजामिन नेतन्याहू जो ऑलरेडी अपने घर पर करप्शन के चार्ज से भी घिरे हुए, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गाजा नरसंहार के लिए दोषी पाए जा चुके हैं और बोला जा रहा है कि दुनिया के 125 देशों में वो गिरफ्तार भी किए जा सकते हैं। वैसे तो किसी हेड ऑफ स्टेट को कोई गिरफ्तार करता नहीं, लेकिन टेक्निकली दुनिया के 125 देशों ने उनके खिलाफ यानी नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला है। ऐसा तो पुतिन के लिए भी निकाला है। Yeah, of course. वो तो सभी ऐसे करते हैं, जिसके साथ जिसका सपोर्ट कर रहे हो, जिसके Yeah, एंटी उससे हो कुछ उसके नहीं निकाल होता। दो। Nothing will happen. वो तो जो लीडर है वो अपनी कंट्री के लिए करता रहेगा। पुतिन अपनी कंट्री के लिए कर रहा है, ये अपनी कंट्री के लिए। वासियों को अब उनके देश की करतूतों की वजह से इंटरनेशनल आइसोलेशन का भी सामना करना पड़ रहा है। रिसेंटली एक फुटबॉल मैच था, अंडर 21 मैच, जिसमें बोस्निया के फुटबॉल प्लेयर्स ने इजराइल की फुटबॉल टीम से हाथ मिलाने से मना कर Very दिया। shameful. ये सुनकर आपको बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप और वर्ल्ड कप मैच की याद आ गई होगी, जिसमें इंडियन टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से ओ माय गॉड, इसराइल को कंपेयर किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ और वो बोस्निया की टीम को इंडिया के साथ। बहुत ही उनका स्टेट एक टेरर स्टेट है यानी पाकिस्तान। अब स्पोर्ट्स फील्ड पर इजराइल भी पाकिस्तान की तरह ही आइसोलेशन फेस कर रहा है और इंडिया पाकिस्तान के केस में तो फिर भी दो देन इंडिया शुड सपोर्ट, जैसे यूएसए सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, इंडिया एंड इंडियन शुड बी सपोर्टिंग चलो, इसराइल। support करो ना करो, पर don't care, वैसे at तो least उनका don't वही है, मैं कह रही हूँ कि यूएसए को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसराइल को फर्क नहीं पड़ता। पर कल को फिर ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए इंडिया की कि भैया हमारे टाइम में भैया इसराइल आके हेल्प करें। फिर Correct, जब अगर technology ये चाहिए होती है तो हाँ, तब इसराइल के पास आ जाओ। इसराइल ही कारगिल होता के है। टाइम जब इसराइल ने हेल्प की, अभी तक इंडिया के पास बंकर बस्टर मिसाइल्स नहीं थे जो इजराइल ने दिए थे इंडिया वही को तो ये ऑपरेशन सिंदूर में। फिर कहते हैं करते हैं। बोस्निया और इजराइल का तो आपस में कोई लेना देना भी नहीं, बताइए। ऐसे में ईरान वाली वॉर जीतने के लिए इजराइल को अमेरिका की जरूरत बिल्कुल पड़ती है। लेकिन ये भी कहना कि डोनाल्ड ट्रंप ये लड़ाई इजराइल की वजह से लड़ रहे हैं, ये पूरी तरह से सही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अब एक एलिगेशंस लगने लगे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई में इसलिए कूदे क्योंकि इससे उनका निजी फायदा हो रहा है। क्या अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेगसेथ पर आरोप है कि उन्होंने ईरान लड़ाई शुरू होने से पहले डिफेंस फोकस्ड ईटीपी फंड्स में भयंकर इन्वेस्ट किया और ईरान पर लड़ाई होते ये स्टॉक आसमान के भाव पहुंचे। यानी ट्रंप और उनके सपोर्टर्स पर इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट को मैनिपुलेट करने का इल्जाम चलो, लगा है। कोई नहीं। लोगों को एक पैटर्न दिख रहा है जिसमें ट्रंप हफ्ते भर जब मार्केट खुली रहती तब ये कहते हैं कि अमेरिका ने लड़ाई जीत ली और वो तो बहुत जल्द इस लड़ाई से बाहर इन निकल लोगों जाए। को पैटर्न दिख रहा था पहले से, तो भी इन्वेस्ट कर लेते हैं भाई। दूसरे का जनता को क्या बता रहे हो, ट्रंप की तुम भी इतना पैसा कमा लेते हो उस पैटर्न से। मार्केट जंप कर जाती, छलांग मारने लगती, तेल के दाम गिर जाते हैं, लेकिन मार्केट जैसी बंद होती है ट्रंप ईरान को तबाह करने की बात करते हैं, वहां पर ग्राउंड इन्वेजन की बात करते हैं और सब कर लो इन्वेस्ट इसमें, पता तो चल गया। दुनिया में कई सारे लोगों को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बकवास करते हैं और कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन असल में वो मार्केट मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। और अमेरिका की इनसाइड रिपोर्ट्स की माने तो जमकर पैसा भी छाप रहे हैं। लेकिन ये चलो, लड़ाई ठीक अब है, अमेरिका बाकी को लोग भी भारी पड़ छाप रही लो है और जिसको इस पता वजह से ये चल खबरें गया। भी आ रही है कि अमेरिका बिना स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुलवाए पतली गली से निकलने लगा है। लेकिन अगर इमेज बचाने की बात आए आज के जो ट्वीट की है उसमें तो बोला खोल लो डैश स्ट्रेट, नहीं तो डैश हो जाएगा। तो ऐसा नहीं I don't है, know. पर मेरे हिसाब से तो नहीं खुलवाना चाहिए। Yeah, मैं पर्सनली तो सोचती हूँ कि जब जिसको दूसरे लोग ऐसा है, खोलो हाँ, अपना। जिसको नहीं तकलीफ हमारा तो हम क्यों फिर हेल्प करें? Taxpayer का पैसा जब बर्बाद इतना करें। एंटी यूएसए होना ही है Yeah. जिसने, तो उसकी हेल्प क्यों करे? कोई नहीं जरूरत करनी चाहिए। और इंडिया को भी ऐसे ही करना चाहिए, एंटी लोगों की हेल्प करते रहो। क्या अपनी इमेज तो हो सकता है कि वो 50,000 सैनिक जो ईरान को घेरे हुए हैं खर्ग आइलैंड पर वो चढ़ाई कर। आप बताइए आपके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप का नेक्स्ट कदम क्या होगा? वैसे तो उनके बगल वालों को नहीं पता होता उनका नेक्स्ट कदम क्या होगा। किसी को नहीं पता होगा। थोड़ा ज्ञान बांटिए, कमेंट सेक्शन में आइए। वॉर के टाइम, ऑपरेशन के टाइम नेक्स्ट कदम क्या होगा किसी को भी नहीं पता हो सकता। उनके इंटरनल जो मेन है उन्हीं को पता होगा। उन्होंने बहुत वेल प्लान करके बैठे होंगे कि हर सिनारियो का, कि अगर ये होता है तो ये करेंगे, अगर वो होता है तो वो, हर टाइप का उन्होंने सोच के बैठे हुए होंगे। और अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ईरान क्या आता है, टॉक्स के लिए साइन करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करता तो क्या होने वाला है, क्योंकि जो ट्वीट आई है डोनाल्ड ट्रंप की, वो तो मेरा तो by यही होप है God। कि कोई इतना डेंजरस ऑपरेशन ना हो,
मगर अगर ईरान नहीं सुधरेगा तो एनीथिंग कुड हैपन। तो कुछ भी हो सकता है, हु नोज। ये तो अब आगे कैसे किस अब ये डायरेक्शन बातें थोड़ी खतरनाक जा रही हैं, ये सीरियस होती जा रही है इस जिस वीक तरह पता से। चलेगा क्या क्या होता है। एग्जैक्टली तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।